गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हुए हमने आईआर स्पेक्ट्रम क्या होता है, आईआर पीक्स क्या होती है, कौन कौन से ग्रुप्स किस किस वेव नंबर पर अपने पीक्स देते हैं, वो सारी जानकारियां हमने कर ली थी। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि आईआर पीक्स को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, वो चीजें भी हमने देख ली थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक आईआर स्पेक्ट्रा किस तरह से लिया जाता है और उसमें क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है उसका, क्या उसमें विधियां होती हैं, क्या सावधानियां उसमें बरतनी पड़ती है, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो आईआर स्पेक्ट्रा का निर्धारण हमारा टॉपिक है। तो एक आईआर स्पेक्ट्रा जो है वो आईआर स्पेक्ट्रोमीटर से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? स्पेक्ट्रोमीटर से लिया जाता है। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर से लिया जाएगा, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर से लिया जाएगा। तो ऐसे ही आईआर स्पेक्ट्रोमीटर से लिया जाएगा। एक आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या प्रोसीजर होता है उसका एक सरल रेखा चित्र हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं, एक लाइन डायग्राम दिखा रहे हैं कि एक आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में क्या क्या होता है, किस पार्ट में क्या कार्य होता है, वो हम बता रहे हैं। चलिए, तो एक होगा सोर्स एस मतलब ये सोर्स है, उत्सर्जक किसका होगा? ये आईआर रेज देगा हमको। क्या देगा? आईआर रेज देगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से निकलेगी, यहां से प्रकाश की किरण जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी तो आगे एक डिवाइस लगी होगी और वो डिवाइस जो है वो इस किरण पुंज का संकीर्ण कारक की तरह काम करेगी, यानी कि इसको घटा देगी। घटाने का मतलब ये है कि वो उसको उसमें से आईआर रेज को छांट देगी अलग से, कि हमने पहले यहाँ दिया उसमें सारी तरह की रेज है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसमें से आईआर रेज को क्या कर देगी? अलग कर देगा। अब वो जो आईआर रेज है, आईआर जो किरणें हैं, आईआर वेव जो है वो दो चीजों से गुजरेगी, एक तो संदर्भ मानक से और एक नमूने से। संदर्भ मानक रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस एक ऐसा होता है, एक ऐसा पदार्थ हम लेते हैं जिसका आईआर स्पेक्ट्रम हमको पता होता है, वो रेफरेंस की तरह काम करेगा कि जब इसका तो ये है और इससे जो डेविएशन आएगा वो दूसरे का आएगा, पदार्थ का आएगा। तो एक रेफरेंस है ये चेक करने के लिए कि भाई जो वो सही आ रहा है क्या, और उस रेफरेंस से दोनों चीजें पता लग जाएंगी, भाई सही भी आ रहा है क्या और उसका अपन को पता भी है। तो रेफरेंस लेते हैं एक जिसमें से आईआर निकालेंगे, दूसरा सैंपल नमूना, यानी जिसका आईआर स्पेक्ट्रम हमको निकालना है। आईआर स्पेक्ट्रम जिसका निकालना है उसको हम दूसरे ट्यूब में रखें, दूसरे ट्यूब में रेफरेंस रखें। रेफरेंस में हम वायु भी लेते हैं, अब जो है हवा लेते हैं, जैसे वायु, एयर में जो है O2 है, N2 है, ये सब आईआर इनेक्टिव है। तो ये सब आईआर इनेक्टिव होने के कारण उनका इसमें आईआर स्पेक्ट्रम आएगा नहीं, तो हम रेफरेंस में हम ले लेंगे या तो ऐसा जिसका आईआर स्पेक्ट्रम हमको पता है या ऐसा जिसका आईआर स्पेक्ट्रम आता ही नहीं है, तो रेफरेंस में ले लेंगे। और दूसरा है सैंपल। तो सैंपल में से जब निकालेंगे तो सैंपल में से निकलने के बाद जो रेंज जो है वो आगे जाएंगी, कुछ यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी या उत्सर्जित होंगी। तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, एब्जॉर्ब होने के बाद जब यहाँ निकलेंगे तो वो यहाँ पर गायब मिलेंगी। तो वो रेज जो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगी उनको ये डिटेक्ट कर लेगा कि सब ये तो दी गई थी और ये यहाँ मिली है, तो जो कम होंगी उसका मतलब वो यहाँ क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। तो कौन कौन सी एब्जॉर्ब हुई है उनको ये डिटेक्टर, संसूचक जो है डिटेक्टर, वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये रेज जो है इसने सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली है, और कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी की है वो सभी डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इस फ्रीक्वेंसी की या इस वेवलेंथ की या इस वेव नंबर की रेंज जो है वो क्या हो गई है? सैंपल के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली गई है, ये डिटेक्ट हो जाएगा। डिटेक्ट होने के बाद एक एम्पलीफायर लगा रहता है, एम्पलीफायर उसको बड़ा करने का काम करता है, उसको यानी जो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस जो होंगे उन कॉम्प्लिकेशंस को क्या ये सरल कर देता है, यानी सिंपल वे में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में एम्पलीफायर के बाद में रिकॉर्डर लगा होता है, रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड कर लेता है और रिकॉर्ड करके उसका प्रिंट निकाल के अपन को दे देता है, और प्रिंट जो इस तरह से आता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, वो होता है आईआर स्पेक्ट्रम। तो एक आईआर स्पेक्ट्रोमीटर में ये सब प्रोसीजर होता है।
और उस प्रोसीजर के बाद में हमको वो कागज पे जो एक चित्र बन के आता है, उस चित्र को हम कहते हैं IR स्पेक्ट्रम, और IR स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो इस तरह से इस एक लाइन डायग्राम के द्वारा हम IR स्पेक्ट्रम को समझ सकते हैं कि IR स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है और किस तरह से निकलता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि IR स्पेक्ट्रम जब लेंगे किसी भी सैंपल का, किसी भी नमूने का सैंपल का, तो वो सैंपल कैसा होना चाहिए और क्या उसके लिए प्रोसीजर है कि किस प्रोसीजर से उसको जो है IR स्पेक्ट्रोमीटर में उसको डालना है, तो उसकी हम बात करें। चलिए IR स्पेक्ट्रम निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो पहला है नुजुल मूल विधि। पहला जो मेथड है वो है नुजुल मूल। नुजुल मूल विधि क्या है? देखिए ये जो नुजुल होता है, ये नुजुल जो होता है ये पेट्रोलियम का प्रभाज होता है। पेट्रोलियम के प्रभाज का मतलब क्या हुआ कि जब जमीन से कच्चा तेल निकलता है, ये पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये जब सब जो चीजें होती है ये सभी जो है ये पेट्रोलियम के प्रभाज होते हैं। जब हम जमीन से तेल निकालते हैं जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं, वो कच्चा तेल जो होता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। उस पेट्रोलियम को गर्म करके सब चीजें अलग अलग की जाती है। जब उसको गर्म करते हैं तो एक ताप पे पेट्रोल अलग हो जाएगा, एक ताप पे केरोसिन अलग हो जाएगा, एक ताप पे डीजल अलग हो जाएगा, ऐसे ही। तो ये अलग अलग तापों पे जो अलग अलग पदार्थ मिल रहे हैं उनको हम प्रभाज बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? प्रभाज बोलते हैं। तो ऐसे ही पेट्रोलियम से एक नुजोल भी हमको प्राप्त होता है जो पेट्रोल जैसा ही होता है। तो नुजोल जो होता है वो पेट्रोलियम का प्रभाज है। तो नुजोल मूल विधि क्या है उसकी बात हम आगे करेंगे कि ये नुजोल पेट्रोलियम का प्रभाज होता है। चलिए ये बात तो क्लियर हो। अब आगे देखते हैं कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या यूज है। जब सैंपल गैस को या द्रव को, जब सैंपल जो है जिसका हमको IR स्पेक्ट्रा लेना है वो गैसीय अवस्था में हो या द्रव अवस्था में हो, तो उसमें उसका IR स्पेक्ट्रा लेने में कोई दिक्कत नहीं, वो शुद्ध अवस्था में हमको मिल जाएगा। द्रव है, गैस है, तो सीधा उसको IR सैंपल ट्यूब में डालिए और डाल के सीधा उसका क्या लीजिए, सैंपल ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सैंपल आ जाएगा। लेकिन अगर वो ठोस होता है, लेकिन अगर सैंपल जिसका IR स्पेक्ट्रम हमको लेना है अगर वो ठोस है तो फिर उसके लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है कि ठोस का डायरेक्ट जो है सैंपल अपन नहीं ले सकते हैं, सैंपल को जो है डायरेक्ट उसका IR स्पेक्ट्रम नहीं ले सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सब इसके 2 से लेके 5 मिलीग्राम, 2 से लेके 5 मिलीग्राम में ठोस पदार्थ होगा, प्लस एक से 2 बूंद नुजोल। नुजोल क्या है? पेट्रोलियम का प्रभाज है द्रव अवस्था में, और 2 से 5 मिलीग्राम ये ठोस पदार्थ है जिसका अपन को क्या लेना, IR स्पेक्ट्रम लेना। तो ये दोनों मिला लेंगे, 1-2 बूंद ये और 2 से 5 मिलीग्राम ये, और मिला करके और इसको मिला करके और इसका पेस्ट बना लेंगे। क्या बना लेंगे? इसको मिला करके खरल में कूट करके या जैसे भी है उसको रगड़ करके और उसका क्या बना लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को IR जो सेल होगा उस सेल की प्लेट पर इस पेस्ट को लेंगे और लेकर के IR स्पेक्ट्रोमीटर में डाल देंगे और IR स्पेक्ट्रोमीटर में डाल करके और उसका IR स्पेक्ट्रम निकाल लें। देखिए अब ये जो है ये प्रोसेस जो है 2 से 5 मिलीग्राम ये लिया, 1 से 2 बूंद ये ली और पेस्ट बना लिया, बना करके फिर उसका क्या किया, हमने IR स्पेक्ट्रम निकाल लिया। अब लेकिन एक इसमें एक जो
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो नोजल होता है, ये आप लोगों को पता है पेट्रोलियम का प्रभाव है, और पेट्रोलियम के सारे प्रभाव हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इन सब में CH बॉन्ड होगा। इन सब में क्या होगा? CH बॉन्ड होगा, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है उसकी IR जो पीक होती है, IR पीक वो 2800 से लेके 2950 सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो स्ट्रेचिंग पीक होती है, और ऐसे ही बेंडिंग होती है। बेंडिंग जो पीक होती है वो 1380 से लेकर 1460 सेंटीमीटर इनवर्स पर आती है। तो ये CH हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में CH बॉन्ड होगा। CH बॉन्ड की जो है वो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग दोनों पीक आती है। स्ट्रेचिंग पीक जो है वो 2800 से 2950 की आती है, और बेंडिंग 1380 से 1460 पर आती है। अगर आप इसको टेबल में देखोगे इन दोनों को, हो सकता है 50 डाटा जो है वो ऊपर नीचे हो जाए सेंटीमीटर इनवर्स में, तो वो पीक कभी भी फिक्स पे नहीं आती है। उसका एनवायरमेंट जैसे ही ये कार्बन जो है, ये कार्बन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या किसी और से जुड़ा हुआ है, उस पर इस कार्बन हाइड्रोजन की पीक डिपेंड करती है। थोड़ा बहुत जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए आप कभी भी ऐसा नहीं सोचे कि सर उसमें तो 2800 से 3000 दिया था, यहाँ 2950 पर ही कैसे है, या फिर इस तरह की कोई बात हो, तो आप इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाइए कि सर ये थोड़ा बहुत 150 ऊपर नीचे कैसे हो जाता है। वो सारा डिपेंड करता है कि ये कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ये कार्बन किस एटम से जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो सकता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो सकता है हाइड्रोजन से जुड़ा हो सकता है ये किसी और अदर कार्बन से जुड़ा हुआ हो। उस कार्बन की क्या नेचर है, उन सब पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है या पीक जो है वो डिपेंड करती है। तो इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दें कि भाई ये किस तरह से ऊपर नीचे हो जाती है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि साहब उसमें ये तो होंगी। जब ये होंगी तो फिर अब ये सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि अगर हमने सैंपल जो लिया है, ये जो सैंपल लिया है, अगर सैंपल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो उस सैंपल का इस विधि से IR स्पेक्ट्रा नहीं निकाल सकते, क्योंकि IR स्पेक्ट्रा में ये तो आएगी आएगी, ये दोनों पीक आएंगी, क्योंकि ये दोनों पीक तो इसकी वजह से आएंगी। और मान लो सैंपल में भी CH बॉन्ड है तो हमको पता ही नहीं लग पाएगा कि ये जो पीक आ रही है वो इसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से आ रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उन्हें कंपाउंड्स का IR स्पेक्ट्रा नोजल मूल विधि से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें नोजल में CH बॉन्ड होता है और उसकी पीक वहां पर दिखाई देती है, और वो पीक एक दूसरे पर ओवरलैप होंगी, जिसका हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सी की वजह से आ रहा है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, CH बॉन्ड वालों का नहीं निकाल सकते। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें CH बॉन्ड नहीं है, जैसे H2O है, जैसे H2O है, H2O में CH बॉन्ड है नहीं, तो इसका आराम से निकाल सकते इससे। जैसे मान लो CO2 है, CO2 की एक दो मोड तो जो है IR एक्टिव होती है, तो CO2 में CH बॉन्ड है नहीं, तो इसका निकाल सकते हैं आराम से। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें CH बॉन्ड नहीं है उसका इस विधि से निकाल सकते हैं, जिनमें CH बॉन्ड है उनका इस विधि से नहीं निकाल सकते। तो बोल सर उनके लिए क्या करें, तो उनके लिए दूसरी तरह की विधि काम में ली जाती है। तो अगली जो विधि है IR स्पेक्ट्रा निकालने की, वो अगली विधि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।